जय हिंद। वाटर रिसोर्सेज के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ढंग से पढ़ना। देखो शुरू करते हैं। ये तो हमें पता है कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रेडोमिनेंट एक्टिविटी है। इनफैक्ट हमारे कंट्री की लगभग 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, ये भी अपने को पता है। हमने 3 टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है। एक होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरी होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और तीसरी होती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है और एग्रीकल्चर के थ्रू सिर्फ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, सिर्फ फूड क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ की जाती हैं। बहुत सिंपल 2-3 बातचीतें। एक तो इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। हमारे कंट्री की लगभग 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहती है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है और एग्रीकल्चर के थ्रू सिर्फ फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन नहीं किया जाता, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स को उगाया जाता है जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ की जाती हैं। और ये भी हमें पता है कि एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स की जो सेटल्ड लाइफ है उसकी शुरुआत एग्रीकल्चर के आने के बाद हुई। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट की नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ग्रो हुई है, जैसे जैसे हमारी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज हुई हैं, वैसे वैसे जो फार्मिंग के मेथड्स हैं वो भी चेंज हुए हैं, वो भी सिग्निफिकेंटली डेवलप हुए हैं। और आज की डेट में फार्मिंग जो है वो सब्सटेंस टाइप की भी देखने को मिलती है। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब ऐसी फार्मिंग जो कि सर्वाइवल के लिए की जाती है, और साथ ही साथ कमर्शियल फार्मिंग भी देखने को मिलती है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ऐसी फार्मिंग जो कि मार्केट के लिए की जाती है, जो कि प्रॉफिट के लिए की जाती है। मतलब हर एक तरीके की फार्मिंग आज की डेट में देखने को मिलती है, सब्सटेंस लेवल से लेके कमर्शियल लेवल तक। और हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फार्मिंग सिस्टम्स को प्रैक्टिस किया जाता है। उन फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में अब अपने को बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में। देखो इसमें 2 टर्म्स हैं। एक है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, और सब्सटेंस का मतलब क्या है? सर्वाइवल। और फार्मिंग तो फार्मिंग है ही। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग नाम से ही क्लियर है, ऐसी फार्मिंग जो कि पुराने तौर तरीकों से होती है और सिर्फ सर्वाइवल के लिए की जाती है, उसको अपन बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें आप खुद से लिख सकते हो, खुद से सवाल पूछो और खुद से आंसर करो। देखो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, पुराने टाइम की फार्मिंग है, सर्वाइवल के लिए की जा रही है, लंबे चौड़े लैंड एरिया पे की जाएगी या स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे की जाएगी। बट ऑब्वियसली बात है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे की जाएगी, छोटे से पैच ऑफ लैंड पे की जाती है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। फिर सवाल पूछो, पुराने टाइम की फार्मिंग है, सर्वाइवल के लिए की जा रही है, मॉडर्न मशीन्स यूज़ की जाएंगी या फिर प्रिमिटिव पुराने टूल्स यूज़ किए जाएंगे? बट ऑब्वियसली बात है, प्रिमिटिव पुराने टूल्स को यूज़ किया जाता है इस प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में। अब सोचो, ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, पुराने टाइम की फार्मिंग है, इसमें इनोवेशन होगा या फिर ये मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ये सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ये अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी? बट ऑब्वियसली बात है, पुराने टाइम की फार्मिंग है, इसकी डिपेंडेंसी मॉनसून के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। फिर सोचो, पुराने टाइम की सब्सटेंस के लिए की जाने वाली फार्मिंग है, लेबर बाहर से बुलाई जाएगी या फैमिली लेबर लगेगी? बट ऑब्वियसली बात है, खुद के सर्वाइवल के लिए फार्मिंग कर रहे हैं तो फैमिली लेबर लगती है, और अगर कम्युनिटी मिलकर कल्टीवेशन करती है तो लेबर फिर कम्युनिटी से आती है, बाहर से लेबर नहीं बुलाई जाती है। एक तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे की जाती है, दूसरा प्रिमिटिव टूल्स की मदद से की जाती है। इसकी बहुत हैवी डिपेंडेंस होती है मॉनसून के ऊपर, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर, अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। लेबर फैमिली वाली लगती है, फैमिली लेबर लगती है, कम्युनिटी की लेबर लगती है। ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, और इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बातचीत अपन ने कई बार की है। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको हमारे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जूमिंग बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? जूमिंग बुलाया जाता है।
और छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इसको बुलाया जाता है दीपा। क्या बुलाया जाता है? दीपा बुलाया जाता है। और रीजन्स में भी इसके अलग अलग नाम है, अपन देखेंगे उनको। इसके अलावा अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखोगे तो ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको में इसको बुलाया जाता है मिल्पा। क्या बुलाया जाता है? मिल्पा। फिर ब्राज़ील में इसको बुलाया जाता है रोका। क्या बुलाया जाता है? रोका। इंडोनेशिया में इसको बुलाया जाता है लडांग। क्या बुलाया जाता है? लडांग। और भी रीजन्स हैं जहाँ पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको अपन देखेंगे। अच्छा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता क्या है? होप मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा, लेकिन एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। देखो होता क्या है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में। मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा फॉरेस्ट का एरिया है। इस फॉरेस्ट एरिया में जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है या जो भी फार्मर्स रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, इस फॉरेस्ट एरिया के एक हिस्से को क्लियर आउट कर लेंगे। इस हिस्से में जितने भी पेड़ हैं उनको काटेंगे, उनको जला देंगे और इस एरिया को क्लियर आउट कर लेंगे और यहाँ पे करने की शुरुआत कर देंगे एग्रीकल्चर। ये जो एरिया है, इस एरिया में एग्रीकल्चर तब तक किया जाएगा जब तक कि इस एरिया की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही पैदावार डिक्लाइन होने लगेगी, ये जो फार्मर्स हैं इस एरिया को छोड़ देंगे और फॉरेस्ट के किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरे एरिया में जो भी पेड़ हैं उनको काट देंगे, उनको जला देंगे और इस एरिया को क्लियर आउट कर लेंगे। और अब ये जो दूसरा एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाएगा और इस एरिया में भी एग्रीकल्चर तब तक किया जाएगा जब तक कि यहाँ से प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी मिल रही है। जैसे ही प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगेगी, ये जो फार्मर्स हैं ये किसी तीसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये जो सबसे पहला वाला एरिया था, यहाँ पे अब एक खाली रह गया है, तो यहाँ की जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को नेचुरली दोबारा से रीगेन करेगी या नहीं करेगी? बट ऑब्वियसली बात है, रीगेन करेगी, बिकॉज फॉरेस्ट एरिया है। ये तो फ़ायदा है इसका कि चलो रीगेन कर रही है नेचुरली अपनी फर्टिलिटी को, लेकिन इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि फॉरेस्ट एरियाज़ को काटा जा रहा है, क्लियर आउट किया जा रहा है। और एक फॉरेस्ट को काटने में, एक एरिया को क्लियर आउट करने में कुछ मिनट लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं, बट एक फॉरेस्ट को फॉरेस्ट बनने में कई सालों लगते हैं और ये बहुत बड़ा डीमेरिट है। होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती क्या है, और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में। अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो, ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, ये अभी भी इंडिया में कहीं कहीं प्रैक्टिस की जाती है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के ऊपर प्रैक्टिस की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स की मदद से प्रैक्टिस की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स जैसे होज हैं, जैसे डाव है, जैसे डिगिंग स्टिक है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में फैमिली लेबर लगती है, कम्युनिटी लेबर लगती है। और ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, ये बहुत हैवीली डिपेंडेंट होती है मॉनसून के ऊपर, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर और अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा है, समझा है। एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। फार्मर्स जो हैं वो एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करेंगे और वहाँ पे एग्रीकल्चर करने की शुरुआत कर देंगे। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। जैसे ही उस एरिया की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगती है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगती है, ये फार्मर्स किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड को क्लियर आउट कर लेते हैं और वहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये जो पुराना वाला एरिया है, वहाँ पे जो सॉइल होती है वो नेचुरली अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करती है। ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, इसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो इन जनरल लो होती है, बिकॉज फार्मर्स जो हैं वो कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, फार्मर्स जो हैं वो कोई मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट इसके डीमेरिट की बात नहीं की गई है, लेकिन बड़ा डीमेरिट क्या है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का, कि आप फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट कर रहे हो और लार्ज स्केल पर जब फॉरेस्ट एरियाज़ क्लियर आउट किए जाते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे इकोलॉजी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसको हमारे कंट्री के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसका सबसे पॉपुलर नाम है जूमिंग। क्या नाम है? जूमिंग। और जूमिंग इसको बुलाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। कहाँ बुलाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इसको बुलाया जाता है दीपा। क्या बुलाया जाता है? दीपा। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में इसको बुलाया जाता है बेबर या फिर दहिया। क्या बुलाया जाता है? दहिया। मध्य प्रदेश में क्या बुलाया जाता है? बेबर या फिर दहिया। आंध्र प्रदेश में इसको बुलाया जाता है पोडू या फिर पेंडा। आंध्र प्रदेश में क्या बुलाया जाता है? पोडू या फिर पेंडा। उड़ीसा में इसको बुलाया जाता है कोमान या फिर ब्रिंगा।
उड़ीसा में क्या बुलाया जाता है, कोमान या फिर ब्रिंगा। वेस्टर्न घाट्स में इसको बुलाते हैं कुमारी, वेस्टर्न घाट्स में क्या बुलाते हैं, कुमारी। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको वेलर बुलाते हैं या वॉल्टर बुलाते हैं। हिमालयन बेल्ट में इसको बुलाया जाता है खिल, क्या बुलाया जाता है, खिल। झारखंड में इसको बुलाया जाता है कुरुबा, झारखंड में क्या बुलाया जाता है, कुरुबा। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या बुलाया जाता है, जूमिंग। देखो ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या बुलाते हैं, जूमिंग बुलाते हैं, ये याद रखो, ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में क्या बुलाते हैं, दीपा बुलाते हैं, इसको भी याद रखो। मध्य प्रदेश में क्या बुलाते हैं, धैया बुलाते हैं, इसको याद रखो। आंध्र प्रदेश में क्या बुलाते हैं, पोडू बुलाते हैं, इसको याद रखो। फिर साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको वेलर बुलाया जाता है या वॉल्टर बुलाया जाता है, इसको याद रखो। और झारखंड में इसको बुलाया जाता है कुरुबा। बाकी अगर याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहते हैं तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो हमारे कंट्री की बात हो गई। ये जो /N1 एग्रीकल्चर है, इसको दुनिया भर में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में इसको बुलाया जाता है मिल्पा, और इस मिल्पा को याद रखना। मैक्सिको में क्या बुलाया जाता है, मिल्पा। वेनेजुएला में इसको बुलाया जाता है कोनुको, क्या बुलाया जाता है, कोनुको। ब्राज़ील में उसको बुलाया जाता है रोका, ब्राज़ील में क्या बुलाया जाता है, रोका। मैक्सिको में मिल्पा बुलाया जाता है, इसको याद रखना। ब्राज़ील में इसको रोका बुलाया जाता है, इसको याद रखना। सेंट्रल अफ्रीका में इसको मसोले बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है, मसोले। इंडोनेशिया में इसको लडांग बुलाया जाता है, इंडोनेशिया में क्या बुलाया जाता है, लडांग बुलाया जाता है, इसको भी याद रखना। और वियतनाम में इसको बुलाया जाता है रे, वियतनाम में क्या बुलाया जाता है, रे बुलाया जाता है। तो मैक्सिको का याद रखना, मैक्सिको में क्या बुलाते हैं, मैक्सिको में बुलाते हैं मिल्पा। फिर ब्राज़ील का याद रखना, ब्राज़ील में क्या बुलाते हैं, रोका बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, रोका बुलाते हैं। इंडोनेशिया का याद रखना, इंडोनेशिया में क्या बुलाते हैं, लडांग बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, लडांग। और वियतनाम में क्या बुलाते हैं, वियतनाम में बुलाते हैं रे। और इसके साथ बात खत्म हो गई प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में। फिर दूसरी है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है, ये अभी भी, सब्सटेंस मतलब सर्वाइवल के लिए की जाने वाली फार्मिंग है, लेकिन इंटेंसिवली की जा रही है। मतलब फार्मर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो उस फार्म से ली जाए। अब इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्यों की जाएगी, ये की जाएगी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर है। भाई कोई अपने फील्ड को इंटेंसिवली कल्टीवेट क्यों करना चाहेगा, तब करेगा ना जब उस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जब उस एरिया में फूड की डिमांड ज़्यादा है। तो ये जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है, ये प्रैक्टिस की जाती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो लेबर भी ज़्यादा लगेगी, और क्योंकि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आप बायोकेमिकल इनपुट्स को यूज़ करते हैं, आप प्रॉपर इरिगेशन देने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को ऑब्टेन किया जा सके। 2-3 ही चीज़ें हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग को लेके। एक तो ये ऐसे एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है। कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर वाले एरियाज़ में। ये जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है ये लेबर इंटेंसिव है, लेबर इसमें ज़्यादा लगती है। और तीसरा, इसमें हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स को यूज़ किया जाता है और कोशिश की जाती है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड की जाएं। आगे बात की गई है हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। देखो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर की ये है कि हमारे फार्मर्स के पास में जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बेहद छोटी छोटी हैं। किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है। बड़े फार्मर्स हमारे यहाँ पे बड़े कम हैं, लेकिन हाँ वो जो 10-15% बड़े फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादातर ज़मीन है। बाकी जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनके पास में 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास में आधा बीघा ज़मीन है, किसी के पास में 2 बीघा ज़मीन है। और इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है, सोचो किसी फार्मर के पास में सिर्फ 1 बीघा ज़मीन है, छोटा फार्मर है, गरीब किसान है। अब वो इस फार्म में मॉडर्नाइजेशन करेगा या नहीं करेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा। वो पूरी ज़िंदगी सर्वाइवल के लिए कल्टीवेशन करता रहेगा, वो पूरी ज़िंदगी सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर करता रहेगा। सिर्फ 1 बीघे के लिए वो अलग से ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा, सिर्फ 1 बीघे के लिए वो अलग से कोई इरिगेशन का सिस्टम नहीं लगवाएगा, सिर्फ 1 बीघे के लिए वो कोई अलग से ट्यूबवेल नहीं लगवाएगा। और इस वजह से होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं ये कभी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बेचारों के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और ये दिक्कत है। और ये दिक्कत होती क्यों है? ये इतने छोटे छोटे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स फार्मर्स के पास में हो कैसे रहे? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो कुछ इस तरीके का है कि पिता की जो प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों को मिलती है। अब मान लो पिता की प्रॉपर्टी है 5 बीघा और बच्चे हैं उसके पास में 5। अब हर एक बच्चे के पास में कितनी आएगी? 1-1 बीघा ज़मीन आएगी। फिर
ये जो एक एक बीघा ज़मीन आई, इन बच्चों के पास में मान लेते हैं अपने 2-2 3-3 बच्चे पैदा हो गए। अब ये जो 2-2 3-3 बच्चे हैं, इनके पास में ये जो 1 बीघा है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो इस राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिल रहा है कि गरीब किसान की जो लैंड है वो डिवाइड होती जाती है सक्सेसिव जनरेशंस के बीच में। ये जो लैंड होल्डिंग का साइज है ये छोटा होता जाता है, ये अनइकोनॉमिकल होता जाता है। इस अनइकोनॉमिकल लैंड साइज की वजह से, लैंड होल्डिंग के साइज की वजह से फार्मर जो है वो कभी भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं देता है, और इसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। भाई अगर हम मॉडर्नाइजेशन करें तो बट ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट ऑब्वियसली बात है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन ये बेचारे छोटे छोटे किसान ये मॉडर्नाइजेशन को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, और उसका जो प्राइमरी रीज़न है वो है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कोट करना बेहद सही है। मतलब अगर कोई अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आए तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आप कोट कर सकते हो हमारे एग्रीकल्चर की, वो क्या है कि हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके पास में बेहद स्मॉल लैंड होल्डिंग के फार्म्स हैं, 1-1 2-2 बीघे के फार्म्स हैं, और उनमें मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, और वो प्रॉब्लमेटिक बात है, वो दिक्कत वाली बात है। फिर बात आती है कमर्शियल फार्मिंग के बारे में, और कमर्शियल फार्मिंग नाम से ही क्लियर है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ऐसी फार्मिंग जो कि मार्केट के लिए की जा रही है, जो कि प्रॉफिट के लिए की जा रही है। और अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ऐसी फार्मिंग जो कि मार्केट के लिए की जा रही है, जो कि प्रॉफिट के लिए की जा रही है, तो बाकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। खुद से पूछो, कमर्शियल फार्मिंग है, मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करेंगे या पुराने घिसे पिटे मेथड्स को यूज़ करेंगे? बट ऑब्वियसली बात है जो भी सबसे मॉडर्न इनपुट होगा उसको यूज़ किया जाएगा, बढ़िया से बढ़िया मॉडर्न मशीन को यूज़ किया जाएगा, बढ़िया से बढ़िया HYV सीड्स को यूज़ किया जाएगा, ऐसे सीड्स जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दें। बढ़िया से बढ़िया केमिकल्स को यूज़ किया जाएगा, फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ किया जाएगा, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाएगा। और ये जो कमर्शियल फार्मिंग है ये लार्ज स्केल पे होगी या छोटे स्केल पे होगी? बट ऑब्वियसली बात है लार्ज स्केल पे होगी। आप मार्केट के लिए पैदा कर रहे हो तो छोटे ज़मीन पे तो पैदा करोगे नहीं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग की जो डिग्री है वो एरिया वाइज वेरी करती है। जैसे राइस की अगर बात करें तो राइस का कल्टीवेशन हरियाणा और पंजाब में किया जाता है एज अ कमर्शियल क्रॉप। मतलब इनफैक्ट इतने बड़े लेवल पे किया जाता है कि इसकी वजह से अब तो सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ये जो राइस है ये हरियाणा और पंजाब में उगाया जाता है एज कमर्शियल क्रॉप, लेकिन यही राइस उड़ीसा में उगाया जाता है एज सब्सटेंस क्रॉप। मतलब उड़ीसा में आज भी राइस का कल्टीवेशन सर्वाइवल के लिए किया जाता है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में राइस का कल्टीवेशन कमर्शियल क्रॉप के तौर पर किया जाता है। तो डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वो डिपेंड करता है रीजन के ऊपर, वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसान किस तरीके के हैं, उनके पास में पैसा है या नहीं है, गरीबी तो नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ऐसी फार्मिंग जो कि मार्केट के लिए की जाती है, जो कि इंडस्ट्री के लिए की जाती है। और क्योंकि अपन मार्केट के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया मशीनरी यूज़ की जाएगी, HYV सीड्स यूज़ किए जाएंगे, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाएगा, और कल्टीवेशन जो है वो लार्ज स्केल पे होगा। अच्छा, ये जो कमर्शियल फार्मिंग है इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्लांटेशन। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन में क्या होता है, लंबे चौड़े एरिया के ऊपर, लार्ज एरिया के ऊपर एक सिंगल क्रॉप को उगा देंगे। मतलब लंबा चौड़ा एरिया मतलब 40, 50, 100 बीघे में एक क्रॉप उगा दिया आपने, टी का कल्टीवेशन कर दिया आपने, या आपने कॉफ़ी का कल्टीवेशन कर दिया आपने, या आपने रबर का कल्टीवेशन कर दिया। जितनी भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनमें से किसी एक सिंगल क्रॉप को आपने उगा दिया लार्ज एरिया के ऊपर। और ये जो प्लांटेशन है ये बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का इंटरफेस है। देखो, कर तो अपन एग्रीकल्चर ही रहे हैं, उगा तो अपन क्रॉप ही रहे हैं, लेकिन ये जो क्रॉप है ये उगाई जा रही है इंडस्ट्री के लिए, ये कंजम्पशन के लिए नहीं उगाई जा रही। ये जो क्रॉप है ये किसी इंडस्ट्री में भेजी जाएगी रॉ मटेरियल के तौर पे। तो ये जो प्लांटेशन है ये एक तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का इंटरफेस है। प्लांटेशन क्यों की जाती है? प्लांटेशन की जाती है मार्केट के लिए। प्लांटेशन क्यों की जाती है? प्लांटेशन की जाती है प्रॉफिट के लिए। अब प्लांटेशन मार्केट के लिए की जा रही है, इंडस्ट्री के लिए की जा रही है, तो कैपिटल इंटेंसिव होगी या कैपिटल कम लगेगी? पैसा कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? बट ऑब्वियसली बात है पैसा ज़्यादा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब महंगे महंगे मशीन्स यूज़ किए जाएंगे, मतलब महंगे महंगे जो भी मॉडर्न मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो।
इसमें जो लेबर लगती है वो माइग्रेंट लेबर होती है। यूजुअली क्या होता है, जिस एरिया में प्लांटेशन की जा रही है वहाँ की लेबर इनफ नहीं होती है कामकाज को निपटाने के लिए, तो बाहर से लेबर बुलाई जाएगी और वो लेबर जो है वो कल्टीवेशन करती है, वो प्लांटेशन को पूरा कामकाज करती है। और इस प्लांटेशन में जितना भी पैदावार होगी वो प्लांटेशन की पैदावार किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भेजी जाएगी एज रॉ मटेरियल। अच्छा, मार्केट के लिए आप कल्टीवेशन कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए आप कल्टीवेशन कर रहे हो, तो जहाँ भी प्लांटेशन होगी वहाँ पे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का अच्छा नेटवर्क होना चाहिए या ख़राब नेटवर्क होना चाहिए? बट ऑब्वियसली बात है, डेवलप्ड नेटवर्क होना चाहिए, बहुत अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। प्लांटेशन आप मार्केट के लिए कर रहे हो तो आपको इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए आसपास या नहीं होनी चाहिए? बट ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज़ ही नहीं होंगी तो आप अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बेचोगे कहाँ पे? और इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ मार्केट भी होनी चाहिए। भाई अगर मार्केट नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ बेचेंगी? तो इंडस्ट्रीज़ और मार्केट दोनों ही प्लांटेशंस के आसपास होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बातचीत। अपन ये कह रहे हैं कि कमर्शियल फार्मिंग जो है वो मार्केट के लिए की जाती है, वो प्रॉफिट के लिए की जाती है। और क्योंकि मार्केट के लिए की जा रही है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए की जा रही है, तो यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे मॉडर्न मशीन्स को यूज़ किया जाएगा, HYV सीड्स को यूज़ किया जाएगा, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाएगा। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरी कर सकता है रीजन टू रीजन। जैसे राइस को हरियाणा और पंजाब में कमर्शियल क्रॉप के जैसे उगाया जाता है, बट उसी राइस को उड़ीसा में आज भी सब्सटेंस पर्पसेस के लिए उगाया जाता है। इस कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब क्या है कि एक सिंगल क्रॉप को, एक सिंगल कमर्शियल क्रॉप को आपने लार्ज एरिया के ऊपर कल्टीवेट किया है। बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का इंटरफेस कि आप कर तो कल्टीवेशन ही रहे हो, लेकिन पर्पस क्या है कि इंडस्ट्री में बेचना है, मार्केट में भेजना है, प्रॉफिट कमाना है। कैपिटल इंटेंसिव होता है। मॉडर्न मशीन्स यूज़ करोगे, मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। ये जो प्लांटेशन है इसमें माइग्रेंट लेबर कामकाज करती है, बिकॉज जो लोकल लेबर होती है वो इनफ नहीं होती है पूरे काम को निपटाने के लिए। और अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्शन होगा उसको इंडस्ट्री में भेज दिया जाएगा एज रॉ मटेरियल। प्लांटेशंस के आसपास एक अच्छा वेल डेवलप्ड नेटवर्क होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, मार्केट्स होनी चाहिए, तभी प्लांटेशन सक्सेसफुल हो पाती है। और यही सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, कमर्शियल फार्मिंग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ किया जाता है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया जाएगा, केमिकल्स को यूज़ किया जाएगा, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाएगा। अल्टीमेट गोल ये है कि मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना है। अल्टीमेट गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करेंगे, बढ़िया सीड्स को यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे। बट हाँ, ये जो डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है। जैसे राइस जो है वो हरियाणा और पंजाब में कमर्शियल क्रॉप के जैसे उगाई जाती है, बट उड़ीसा में आज भी इसको सब्सटेंस क्रॉप के जैसे उगाया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन में होता क्या है, एक लार्ज एरिया के ऊपर एक सिंगल कमर्शियल क्रॉप को उगाया जाता है। बेसिकली प्लांटेशन इज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन लंबे चौड़े एरिया के ऊपर होती है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स को यूज़ किया जाता है, माइग्रेंट लेबर्स की मदद से होती है, और जो भी प्रोडक्शन होता है इस प्लांटेशन में उसको इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। इंडिया में जो प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं, टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है, वगैरह वगैरह, ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी उगाई जाती है आसाम में, नॉर्थ बंगाल में। कॉफ़ी उगाई जाती है कर्नाटका में। मतलब टी को आसाम में कल्टीवेट किया जाता है एज कमर्शियल क्रॉप, नॉर्थ बंगाल में टी को कल्टीवेट किया जाता है एज कमर्शियल क्रॉप, कर्नाटका में कॉफ़ी को कल्टीवेट किया जाता है एज कमर्शियल क्रॉप। ये बेसिकली प्लांटेशंस हैं, ये बेसिकली कमर्शियल क्रॉप्स हैं। और क्योंकि प्रोडक्शन मार्केट के लिए किया जा रहा है, प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है, तो वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होना चाहिए इन प्लांटेशंस के आसपास। इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए प्रोसेस करने के लिए, और मार्केट्स होनी चाहिए। मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी कमर्शियल क्रॉप जो है या कमर्शियल फार्मिंग जो है उसको परफॉर्म किया जा सकता है, उसको किया जा सकता है। और ये हो गया हमारे यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स के बारे में बातचीत। अब आगे बात की गई है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। देखो, क्रॉपिंग पैटर्न में बड़ा सिंपल है। हमारे यहाँ पे इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। कौन कौन से 3 क्रॉपिंग सीजन्स? रावी है, खरीफ है और जैद है। कौन कौन से 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं हमारे कंट्री में? एक है रावी सीजन। कौन सा सीजन है? रावी सीजन।
दूसरा है खरीफ सीजन, कौन सा सीजन है, खरीफ सीजन। और तीसरा है जैद सीजन, कौन सा सीजन है, जैद सीजन। इन तीनों सीजन्स के बीच में डिफरेंस क्या है उसको अपन देखते हैं। देखो रावी सीजन की जो क्रॉप्स हैं उनकी सोइंग, उनकी बुवाई की जाती है विंटर्स में। कब की जाती है, विंटर्स में बुवाई की जाती है। अगर मंथ्स की बात करें तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में रावी क्रॉप्स की सोइंग की जाती है। रावी क्रॉप्स का हार्वेस्ट, रावी क्रॉप्स की जो कटाई है वो की जाती है समर सीजन्स में। कब की जाती है, समर सीजन में। और अगर मंथ्स की बात करें तो लगभग अप्रैल से लेकर जून के बीच में रावी क्रॉप्स की कटाई की जाती है। सिंपल, रावी क्रॉप्स को सो कब किया जाता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, विंटर सीजन में। और रावी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कब किया जाता है, समर सीजन में, अप्रैल से लेकर जून महीने के बीच में। खरीफ क्रॉप्स की सोइंग कब की जाती है, इनकी बुवाई कब की जाती है, इनकी बुवाई की जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। हमारे कंट्री में जब रेनी सीजन की शुरुआत होती है तब खरीफ क्रॉप्स की बुवाई की जाती है। अगर महीनों की बात करें तो अप्रैल से लेकर लगभग मई के बीच में खरीफ क्रॉप्स की सोइंग की जाती है। और ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं इनका हार्वेस्ट कब किया जाता है, इनका हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने के बीच में। खरीफ क्रॉप्स सोइंग कब की जाती है, बुवाई कब की जाती है, एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। अप्रैल से लेकर मई के महीने के बीच में खरीफ क्रॉप्स को सो किया जाता है। और इनका हार्वेस्ट, इनकी कटाई कब की जाती है, सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने के बीच में इनकी कटाई की जाती है। और बीच में जो थोड़ा सा टाइम बच जाता है समर सीजन्स में, मार्च से लेकर लगभग जुलाई के बीच में पूरी की पूरी जैद की फसल हो जाती है। बहुत सिंपल, रावी क्रॉप्स सो कब की जाती हैं, विंटर सीजन्स में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने के बीच में। हार्वेस्ट कब की जाती हैं, समर्स में, अप्रैल से लेकर जून महीने के बीच में। खरीफ क्रॉप्स सो कब की जाती हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, अप्रैल से लेकर मई के महीने के बीच में। और हार्वेस्ट कब की जाती हैं, सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने के बीच में। और बीच में मार्च से लेकर जुलाई के बीच में पूरा का पूरा जैद सीजन निकल जाता है, पूरी की पूरी जैद क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो जाता है। अच्छा, क्रॉप्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो रावी क्रॉप्स में पॉपुलर क्रॉप्स कौन सी हैं, एक है व्हीट, गेहूं जो है वो रावी सीजन की क्रॉप है। इसके अलावा बारले भी रावी सीजन की क्रॉप है। इसके अलावा पीज भी जो है वो रावी सीजन की क्रॉप है। और बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जैसे जैसे बात आएगी अपन देखेंगे। और इसको याद रखना कि व्हीट जो है वो रावी सीजन की क्रॉप है। अगर खरीफ सीजन की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है पैडी, जिसको अपन आमतौर पर बोल देते हैं राइस। मेज जो है वो भी खरीफ सीजन की क्रॉप है। ज्वार आपने नाम सुना होगा, ज्वार जो है वो भी खरीफ सीजन की क्रॉप है। इसके अलावा ग्राउंडनट वगैरह जो हैं वो भी खरीफ सीजन की क्रॉप्स हैं। इधर अगर जैद सीजन की देखें तो वाटरमेलन आपने सुना होगा, मस्क मेलन आपने सुना होगा, कुकुम्बर आपने सुना होगा, ये सब जैद सीजन की क्रॉप्स हैं। अच्छा, ये जो रावी सीजन की क्रॉप्स हैं ये वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से जो विंटर सीजन में बारिश होती है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था। ये देखा था हमने कि विंटर सीजन के दौरान मेडिटेरियन सी के ऊपर से विंड फ्लो करती हैं और वो अप्रोच करती हैं इंडिया को। और इंडिया के इस नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में और नॉर्थन हिस्से में खूब सारी बारिश करती हैं। विंटर्स में ये जो बारिश होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, उन पे बहुत हैवीली डिपेंडेंट होती हैं हमारी रावी सीजन की क्रॉप्स। मतलब ये जो बारिश होती है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से, वो हमारे रावी सीजन की क्रॉप्स की ग्रोथ में बहुत मदद करती है, एड करती है। खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो बट ऑब्वियस सी बात है रेनी सीजन की शुरुआत में इनको सो किया जाता है, तो ये बहुत हैवीली डिपेंडेंट होती हैं हमारे मॉनसून के ऊपर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैडी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है। और कुछ स्टेट्स हमारे कंट्री में ऐसे हैं जो कि पैडी की 3 फसलों को उगाते हैं एक साल में। वो 3 फसलें पैडी की जो कि एक साल में उगाई जाती हैं, अलग अलग वेराइटीज़ हैं। जैसे एक वेराइटी है अस, पैडी की एक वेराइटी है अस, दूसरी वेराइटी है अमन, दूसरी वेराइटी कौन सी है, अमन, और तीसरी वेराइटी है बोरो। अस, अमन, बोरो, ये 3 वेराइटीज़ हैं पैडी की जो कि एक साल में उगा ली जाती हैं कुछ स्टेट्स में। जैसे आसाम में उगाया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, जैसे उड़ीसा में उगाया जाता है। अस, अमन, बोरो 3 वेराइटीज़ हैं पैडी की जिनको एक साल में कल्टीवेट किया जाता है कुछ स्टेट्स में, जैसे असम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। बहुत सिंपल सी बातचीत है और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में। अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो, रावी क्रॉप जो है उसको सो किया जाता है विंटर में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने के बीच में, और हार्वेस्ट किया जाता है समर्स में, अप्रैल से लेकर जून महीने के बीच में। इंपॉर्टेंट रावी क्रॉप्स कौन सी हैं? व्हीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है। ये जो क्रॉप्स हैं
ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा उगाई जाती हैं बिकॉज इनकी जो डिपेंडेंस है वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के ऊपर होती है। विंटर्स में जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स रेनफॉल लेके आते हैं उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंस ज़्यादा होती है। तो इनको पंजाब में उगाया जाएगा, हरियाणा में उगाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में उगाया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में उगाया जाएगा, उत्तराखंड में उगाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में उगाया जाएगा। वो एरियाज जहाँ पे विंटर्स में बारिश होती है बिकॉज ऑफ दी वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, वहाँ पे इन राबी क्रॉप्स का कल्टिवेशन किया जाता है। ये जो है बहुत हैवीली डिपेंडेंट होती हैं ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। ये सब अपन ने पढ़ लिया। अच्छा, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ग्रीन रिवोल्यूशन की सक्सेस की वजह से ये जो राबी क्रॉप्स हैं ये अब और फ्लरिश करने लगी हैं, इनको अब और ज़्यादा ग्रो किया जाता है। दूसरा सीज़न है खरीफ क्रॉप्स वाला सीज़न। खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। हमारे यहाँ पे रेनी सीजन की जैसे ही शुरुआत होती है खरीफ क्रॉप्स को उगाने की शुरुआत कर दी जाती है। अच्छा, ये जो मॉनसून है ये हमारे कंट्री के वेरियस हिस्सों में अलग अलग टाइम पे आता है, तो खरीफ क्रॉप्स का जो सोइंग पीरियड है वो भी थोड़ा थोड़ा वेरी करता है हमारे पूरे कंट्री में। बट हाँ, इन जनरल अगर देखें तो खरीफ क्रॉप्स को सो किया जाता है विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून विद द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, और इनका हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं? पैडी है, मेज़ है, ज्वार है, बाजरा है, तुर, अरहर की जो दाल होती है वो है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है, वगैरह वगैरह। अच्छा, वो रीजन्स जहाँ पे खरीफ क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, वो एरियाज जहाँ पे मॉनसून अच्छा होगा वहाँ पे खरीफ क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाएगा। जैसे आसाम में किया जाता है, वेस्ट बंगाल में किया जाता है, उड़ीसा के कोस्टल रीजन्स में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है, तेलंगाना में किया जाता है, तमिलनाडु, केरला में किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है। फिर कोंकण कोस्ट पे खूब सारा कल्टीवेशन किया जाता है। यूपी और बिहार में खरीफ क्रॉप्स का खूब अच्छा खासा कल्टीवेशन किया जाता है। इनफैक्ट पंजाब और हरियाणा में क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हैं तो वहाँ पे भी पैडी का कल्टीवेशन कर लिया जाता है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक साल में 3 पैडी की क्रॉप्स को लेते हैं, जैसे आसाम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और वो 3 पैडी की वेराइटीज़ जो कि एक साल में उगाई जाती हैं उनके नाम क्या हैं? अस, अमन और बोरो। और इस राबी और खरीफ सीज़न के बीच में एक छोटा सा सीज़न होता है जैद सीज़न, और ये जो जैद सीज़न है इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनके नाम क्या हैं? वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर है। ये जो वेजिटेबल्स टाइप की, ये जो फॉडर टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं उनको उगा लिया जाता है जैद सीज़न में। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। जाने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं तो हमेशा की जैसे यही कहूँगा कि जो अपन ने ये सब कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है इसको कॉपी में उतारो, इसको 4-6 बार रिवाइज करो, देखो, इसको दिमाग में बिठाओ, ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, मेजर क्रॉप्स, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की बातचीत, उसके बारे में अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।